Hello students, I am Dr. Flora and you are watching my channel. So in this lecture I will deal with tissues in animals. Previous lecture में हमने plant tissues के बारे में कराया था. तो in animal tissues we know that animals highly complex organisms हैं, advanced organisms हैं और इनके जो tissues होते हैं वो tissues organ system and then organism बनाते हैं. तो tissues highly coordinated way में काम करते हैं. इसमें प्लांट्स में आपने देखा होगा कि प्लांट बॉडी में बहुत से डेड सेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे जाइलम के मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, बट इन एनिमल्स इन एनिमल बॉडी इन दिस ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स the cells are living, all the cells are living in animals. So tissues in animals are categorized or classified into four categories. First is epithelial tissue, connective tissue, then is muscular tissue, and the fourth one is nervous tissue. एपिथेलियल टिश्यू को हम कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म को बॉडी कवरिंग होती है और ये हमारी इंटरनल लाइनिंग्स भी बनाती है, जैसे कि बकल कैविटी की लाइनिंग है, एसोफेगस है, देन द इंटेस्टाइनल लाइनिंग. सो दीज लाइनिंग्स बनाती है ये, और प्लस ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन्स का भी कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू. सो एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग इस लेक्चर में करेंगे. एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, कवरिंग एपिथेलिया एंड ग्लैंडुलर एपिथेलिया. कवरिंग एपिथेलिया जैसे इसका नाम है कि ये एपिथेलियल सेल्स जो ये है कवर करते हैं बॉडी को, कवरिंग एपिथेलिया कहलाते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को भी कवर करते हैं, एज वेल एज ये इंटरनल कैविटीज़ की लाइनिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं. सो इनका क्या काम है, ये कवरिंग एपिथेलिया प्रोटेक्शन भी देते हैं और एज अ बैरियर एक्ट करते हैं. जो हमारे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनके बैरियर की तरह एक्ट करते हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिव. नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलिया. ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऐसे ग्लैंड्स हैं जिसमें डक्ट्स नहीं हो, इसमें डक्ट्स होती हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं और ये डक्ट्स जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को सरफेस पे आके छोड़ती हैं. देन इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, तो इसके इनकी सिक्रीशंस के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विद डक्ट्स. तो ये हैं हमारी स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, और गॉबलेट सेल्स जो इंटेस्टाइनल एपिथेलिया में होते हैं वो भी गॉबलेट सेल्स भी यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है. सो ये हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं और ये डक्टलेस हैं. सो ये हार्मोन्स जो है वो अपने टारगेट पे जाते हैं थ्रू ब्लड. सो बिकॉज इन दिस लेक्चर वी आर डूइंग एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? फंक्शन होता है कि ये फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एज वेल एज मैकेनिकल इंजरी से ये प्रोटेक्ट करता है. परमेबिलिटी, ये परमेबल है टू gases like oxygen, carbon dioxide and nutrients also. So ये osmosis और diffusion से ये permeability allow करता है, permeable होता है epithelial tissue. Then ये provide करता है sensation. Epithelial tissues में जो nerve endings होती हैं वो हमें response करती हैं stimulus को sense कर पाते हैं. So then the last one is the produce special secretions. जैसे कि हमने बताया था कि ये glandular epithelium है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है. इससे जो सिक्रीशंस होते हैं जैसे स्वेट है, सीबम है, टीयर्स हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसमें से हार्मोन निकलता है, तो ये हमारा स्पेशल सिक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं. नाउ यू सी द एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हम लोग कवरिंग एपिथेलियल को इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. कवरिंग एपिथेलियल, तो कवरिंग एपिथेलियल के बारे में आप देखो कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कवरिंग एपिथेलियल जो होती है वो इसके सेल्स टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, बहुत टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं. ये बहुत टाइटली पैक्ड सेल्स की लेयर बनाता है. दे आर avascular. Avascular means they don't have a blood supply or lymph supply in it.
लेकिन नर्व एंडिंग्स इनमें हो सकती हैं। देन इट हैज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप देखो कि इन सेल्स के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है। तो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द कवरिंग एपिथेलियल सेल्स। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इट इज दैट द सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, और जो इसके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ये भी बहुत कम होता है। ये एवैस्कुलर है, जैसे कि मतलब इसमें ब्लड और लिम्फ सप्लाई नहीं होती, एंड दे हैव कवरिंग एपिथेलियम। द एपिथेलियल सेल्स हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन which is made up of a collagen protein. Now we'll see the covering epithelia. It is made up of different types of cells. It covering epithelia कितनी तरीके के होते हैं? पहला है आपका squamous epithelia. Then we have cuboidal epithelium, we have columnar epithelium, ciliated columnar epithelial cells, then stratified squamous epithelium, pseudostratified columnar epithelium and transitional epithelium. तो ये different types के covering epithelia, ये different types के क्या है covering epithelia है। तो one at a time we'll do। पहला है आपका स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स में जैसे कि आप देख रहे हो कि ये फ्लैट सेल्स हैं, पॉलीगोनल या हेक्सागोनल शेप में हैं, फ्लैट हैं, और एक लेयर सिंगल लेयर बना रहे हैं, और इसमें भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे एज अ पेवमेंट जिस पे हम लोग वॉक करते हैं, ये पेवमेंट की तरह लग रहा है, इसीलिए इसको पेवमेंट एपिथेलिया भी बोल सकते हैं। सो द सेल्स आर फ्लैट, पॉलीगोनल और हेक्सागोनल इन शेप, एंड दे आर सिंगल लेयर्ड, एंड इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अंडरलाइंग टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये अलाउ भी करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से ये गैसेस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट को भी अलाउ करते हैं, यानी में ये परमेबल होते हैं। Then where it is present, they are present in the lining of heart, in the blood vessels, lymph vessels and alveoli. Alveoli are the structure which is present in the lungs for the gas exchange, gaseous exchange के लिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। तो ये आपके जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये प्रेजेंट होते हैं इन जगह में, यानी लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स लाइनिंग एंड इन द alveoli covering. सो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी देख रहे हो, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लेकिन जो इसके सेल्स हैं वो क्यूब शेप के हैं, और इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, बीच में दिखाई पड़ रहा है, सिंगल लेयर है, शॉर्ट क्यूब शेप सेल्स हैं। ये प्रेजेंट होते हैं किडनी लाइनिंग्स में, इन द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इन द पैनक्रियाज। तो आप देखोगे कि क्योंकि ये सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब कि इनका फंक्शन है सिक्रीशन। इन किडनी लाइनिंग्स से आर प्रेजेंट, तो ये एक्सक्रीशन इनका फंक्शन है, एंड ये रीअब्सॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, तो ये इनका फंक्शन होगा अब्जॉर्प्शन। सो ये अब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनीज, इन द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इन द पैनक्रियाज। नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम आप देखोगे कि सेल्स आर लॉन्ग, लंबे सेल्स हैं, एंड ये भी सिंगल लेयर सेल्स हैं, ये लगे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। ये रेक्टेंगुलर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलम अलाइंड होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, लेकिन इनका न्यूक्लियस का पोजीशन आप देखोगे तो ये बेस की तरफ है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स। सो यू सी कि ये जो कोलमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं, जो लॉन्ग कॉलम शेप होते हैं, इनके ऊपर में आप देखोगे कि प्रोजेक्शंस होते हैं। कभी ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं इनको माइक्रोविलाई कहते हैं, और इनके बीच में सेल्स होते हैं जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, जिनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं म्यूकस सिक्रीशन के लिए। तो माइक्रोविलाई जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं लाइनिंग का, एंड ये अब्जॉर्ब करते हैं हमारा वाटर एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। तो आप देखोगे कि ये प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द स्टमक। तो लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड और वाटर होता है, जिसको हमें अब्जॉर्प्शन करना पड़ता है लाइनिंग को, तो इसमें माइक्रोविलाई का फंक्शन होता है। सो माइक्रोविलाई व्हाट दे डू इज दे अब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है इनका वाटर न्यूट्रिएंट्स को, एंड ये जो गॉबलेट सेल्स इसमें हैं वो भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसी लाइनिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो सिक्रीटरी सेल्स भी इसके अंदर होते हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियम अगर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे तो विद माइक्रोविलाई और गॉबलेट सेल्स होंगे। अगर इन कॉलमनर सेल्स के ऊपर आप देख रहे हो कि सीलिया प्रेजेंट, अगर ये सीलिएटेड है, सीलिया इसमें प्रेजेंट है,
तो आपको इसको बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड सेल्स आर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द ओविडक्ट। सीलिया का क्या काम होता है कि व्हेन द सीलिया मूव्स तो ये जो है वो डस्ट पार्टिकल को क्लीन करता है ट्रैक्ट से। सो जहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जहाँ पे एयर पैसेज है जो हमारा, वहाँ पे ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो इसको ये रिमूव कर पाता है। तो ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ओविडक्ट में प्रेजेंट होती है। तो अभी तक आपने देखा कि ये जो हमारी स्क्वामस एपिथेलिया है, क्यूबॉइडल है, कोलमनर एपिथेलिया है, दे आर सिंगल लेयर्ड। तो इनको सिंपल टिश्यू या सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट इज द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये होता है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये होता है कि ये मैनी लेयर्ड है। एक सेल के, एक लेयर ऑफ द सेल के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह की मल्टी लेयर्ड होती है। डेट मीन्स स्ट्रैटर्स होते हैं, स्ट्रैटिफाइड होती है। तो ये जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटिफाइड यानी स्क्वामस हमारी एपिथेलिया है, ये इसके सेल्स जो है वो स्क्वामस भी हो सकते हैं यानी फ्लैट, पॉलीगोनल और हेक्सागोनल शेप में, या ये कॉलमनर भी हो सकता है। डैट मीन्स ये कॉलम या लॉन्गेटेड लॉन्ग सेल्स भी हो सकते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया भी हो सकती है या स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम भी हो सकती है, और ये मल्टी लेयर्ड होती है। नीचे के जो सेल्स हैं यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके पास के जो सेल्स हैं उसमें लगातार यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होती रहती है। तो माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से जो बेसल सेल्स हैं प्रोड्यूस करते रहते हैं नए सेल्स, और ये नए सेल्स ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रैटिफाइड है स्क्वामस एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम बनता जाता है। तो ऊपर के जो सेल्स हैं ये केराटिनाइज्ड अगर हो जाते हैं तो ये केराटिनाइज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द हेयर, नेल्स एंड द स्किन। और अगर ये नॉन केराटिनाइज्ड हैं, ऊपर के सेल्स अगर नॉन केराटिनाइज्ड रहते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन द वेट सरफेस। वो एरियाज जहाँ पे वेट सरफेस हमेशा रहती है वहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो नॉन केराटिनाइज्ड है जैसे कि हमारे वेट सरफेस है ओरल कैविटी की और इसोफेगस की, तो ये वेट कैविटीज़ में हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये है कि ये स्ट्रैटिफाइड की तरह दिखाई पड़ रही है, ये मैनी लेयर्ड की तरह दिखाई पड़ रही है, पर ये मैनी लेयर्ड नहीं है, सिंगल लेयर है, यानी एक फॉल्स अपीयरेंस दे रही है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम मतलब इट अपीयर्स लाइक मल्टी लेयर्ड बट एक्चुअली इट इज़ अ सिंगल लेयर्ड एपिथेलिया। तो ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है यानी फॉल्स अपीयरिंग स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। तो ये सिंगल लेयर होती है। इसमें देखिए कि जो डिफरेंट सेल्स हैं उसमें जो न्यूक्लियाई पोजिशन है वो डिफरेंट है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई in different cells which is aligned in single layer, this looks like stratified columnar but they are single layer, इसीलिए इसको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया कहते हैं। तो ये प्रेजेंट होती है हमारी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। The last but not the least one is the transitional epithelium. Transitional epithelium भी stratified है यानी multi-layered है, और multi-layered होने के साथ साथ इसमें एक capability है stretching की, ये stretch कर पाती है many folds। तो जैसे कि ये present होती है urinary bladder में। So urinary bladder में क्या होता है कि यूरिन इकट्ठा होता जाता है। तो यूरिन इकट्ठा होने से क्या urinary bladder का वॉल्यूम बढ़ता है because of the stretching of the transitional epithelium। तो ये transitional epithelium जो होती है वो उसको स्ट्रेचिंग पावर देती है और कैपेबिलिटी देती है यूरिन को होल्ड करने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर में इसको ज़्यादा अमाउंट भी यूरिन अगर यूरिनरी ब्लैडर में है तो ये स्ट्रेच होकर उसको अकोमोडेट कर लेगी। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरिंग एपिथेलिया विच इज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स। सो हमने पहले भी बता दिया था कि कवरिंग एपिथेलिया के अलावा जो होती है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मैंने आपको बताया था कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड आप इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो कवरिंग एपिथेलिया है वो कहाँ पाया जाता है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसका फंक्शन क्या होता है और स्ट्रक्चर, सो दैट यू डू। थैंक यू।